हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आज फिर से एक नए सीरीज़ के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 एंड 12 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। सारे बच्चे प्रिपरेशन में लगे हैं क्योंकि प्री बोर्ड या फिर बोर्ड उनके कुछ कुछ ही ड्यूरेशंस के अंदर है। तो हमारे तरफ से भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कि वो बच्चे अच्छे से पढ़ पाए और अपने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए रादर देयर प्री बोर्ड एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स। होपफुली दिस क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर देम। तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो यस क्लास 10 के सोशल साइंस से है। जो सीबीएसई का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है कि उनका कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं। तो मैंने रेफरेंस लिया है ओसवाल का जो सैम्पल पेपर है, मार्केट में अवेलेबल है। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के थ्रू अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। बिल्कुल बोर्ड अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं, तो इट विल हेल्प अ लॉट। तो मैंने उसी को लिया है रेफरेंस के थ्रू और इसी से आज 20 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए एमसीक्यू का, हालांकि ऊपर के इंफॉर्मेशंस आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि इशूड बाय बोर्ड डेटेड, सोशल साइंस है, सॉल्व्ड पेपर है। थोड़ा सा देखते हैं और ये सब तो सबको मालूम ही है कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स अलॉटेड हैं हर ईच क्वेश्चंस को। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस यहाँ है। चलिए इन सब चीज़ों में ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पे ही सीधा जंप करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जो सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू है उसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हेल्प्ड इन द colonizations ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यानी कि क्लोनाइजेशंस में व्हाट हेल्प्ड इन द क्लोनाइजेशन एशिया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज का। तो क्या था वो फैक्टर्स? इंटरगवर्नमेंटल पॉलिसीज फॉर द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड। Second option, governmental invite to the mother countries for expansion. Option C, technology investment and improvement in transport. And D, capitalist of these regions wanted to trade with colonial power. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। क्योंकि अगर इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जो क्लोनाइजेशंस है एशिया का बोलूँ या अफ्रीका का बोलूँ बाय यूरोपियंस वाज द रिजल्ट ऑफ न्यूमरस फैक्टर। देयर वाज एन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन यूरोप that established industries. The financial institutions such as bank got established and rail transport and water transport got developed significantly. So this is the reason that which factor that helped the colonization of Asian African countries are technology investment and improvement in transport. तो चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के थ्रू या फिर उनके द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था वो कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसरी। केसरी उन्होंने स्टार्ट करा था न्यूज़पेपर। बाल गंगाधर तिलक वाज अ रेडिकल लीडर ऑफ द कांग्रेस हु इंट्रोड्यूस टू न्यूज़पेपर, केसरी एंड महाराता। ये दो न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट करा था। चलिए आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ एक पिक्चर गिवन है, ये वाला पिक्चर क्वेश्चन है। लुक एट द गिवन पिक्चर, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यानी कि उन्होंने किसके बारे में पूछा है? पेंटर के बारे में पूछा है। यहाँ पर अगेन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शंस आर अबिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा एंड समंत दास गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने इस पेंटिंग को पेंट किया था, ये थे पेंटर इस पिक्चर के। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड पेंटर्स ऑफ इंडिया एंड ही मेड सम ऑफ द बेस्ट नोन पेंटिंग्स इन इंडिया। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन है जो कि जो विजुअल इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं उनके लिए है, क्योंकि ऊपर वाला तो पिक्चर क्वेश्चन था। तो ये जो विजुअली जो इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं, तो इसे भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गीता गोविंद? योर ऑप्शन इज तुलसीदास, सूरदास, जयदेव या रैदास। इसका जो ऑप्शन है वो है गीता गोविंद, जो इसने लिखा था वो था जयदेव, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि गीता गोविंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ जयदेव हु वॉज अ प्रोमिनेंट राइटर। चलिए, ये तो था विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं उनके लिए। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको फिक्स करना है। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड कंडीशन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मार्टिन लूथर राइटिंग्स लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। Mencius reinterpreted the message of the Bible and Johann Gutenberg invented the printing press। तो इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ऑप्शंस गिवन है। इसका जो क्वेश्चन का आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला जो लगेगा वो लगेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू। ऑप्शन नंबर 4 पहले लगेगा कि जोहानन गटनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। इसके साथ जो ऑर्डर फॉलो होगा वो है सेकंड ऑप्शन, मार्टिन लूथर राइटिंग्स लेड टू द बिगनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। साथ इसको फॉलो करते हुए थर्ड ऑप्शन फॉलो होगा, मेंचियो री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल। और इसको फॉलो करते हुए जो लास्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगेगा वो है वन ऑप्शन कि प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है और आपको उसका क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है कि आखिरकार वो जो क्रॉप है वो कौन सा है। तो ऑप्शन गिवन है कि इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज अ फूड एंड फॉडर। फूड में भी यूज़ होता है और फॉडर में भी यूज़ होता है। It is a kharif crop which requires a temperature between 21 degree and 27 degree. Option C, it grows well in old alluvial soil and use of modern inputs have contributed to the increasing productions of this crop। और यहाँ पर आपके ऑप्शंस गिवन है कि ये जो फैक्टर्स हैं वो कौन सा क्रॉप आखिरकार फॉलो करता है। रादर इट इज़ वीट, राइस, मेज और शुगर कैन। आखिरकार ये जो फैक्टर्स हैं वो किसको पनपने में मदद करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, मेज़। ये जितने भी फैक्टर्स यहाँ गिवन हैं ये मेज़ को पनपने में मदद करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट? सी, दिस क्वेश्चन इज नेगेटिव क्वेश्चन, नॉट करेक्ट पूछा है, यानी कि जो सही नहीं है आपको वो बताना है। क्योंकि अक्सर बच्चे क्वेश्चन के ऊपर वाले हिस्से को नहीं पढ़ते हैं जल्दबाजी में और गलत आंसर कर डालते हैं। तो प्लीज़ बच्चे लोग, आप लोग सही से क्वेश्चन रीड करो और ट्राई करो कि उसके सही आंसर्स दो। तो यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट। ऑप्शन बी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट। Unclassed forest, reservation of forest under government and private individuals. Permanent forest, reserved and unclassed forest for the production of timber। तो यहाँ पर ऑप्शंस में पूछा है जो सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी कि परमानेंट फॉरेस्ट, रिजर्व एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। ये सही नहीं है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग कि द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड बाय द गवर्नमेंट इनटू 3 क्लास विच आर नोन एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड एरियाज। ये हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही इजी है मैचिंग और ये कोई भी कर लेगा इजी से। क्या पूछ रखा है यहाँ पर? मैच द फॉलोइंग में पहला ऑप्शन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरे में है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, एंड कॉलम बी में है उसके ऑप्शंस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सेकेंड में है द ओशनिक रिसोर्सेज, थर्ड रोड्स एंड कैनाल्स एंड रेलवेज, एंड फोर्थ में है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ए ही सही होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होगा? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बी का क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सी, दिस इज मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, खत्म हो जाने वाले।
And C, national resources, road, canals and railways are national resources and international resources are the oceanic resources. ये है international. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग. अगेन इट इज नेगेटिव क्वेश्चन, इनकरेक्ट पूछा है सी. तो चलिए देख लेते हैं इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है. तो पहला ऑप्शन है इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. बी, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज. ऑप्शन सी, द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड ऑप्शन डी, कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट वन है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन का. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो द स्टेट ऑफ बेल्जियम मेड एफर्ट्स टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज एंड French speaking communities by devising a sound power sharing formula. Under this, an equal number of members from the Dutch and French community in the central government. Separate government for Brussels with equal representation of communities. Community government is elected by the people belonging to one language community. तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इन इंडिया. कौन सा जो सब्जेक्ट है वो आता है लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट के अंडर इंडिया कंट्री में. तो ऑप्शन गिवन है एजुकेशन, फॉरेस्ट, बैंकिंग एंड ट्रेड. इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है एजुकेशन. ऑप्शन नंबर ए कि एजुकेशन आता है, एजुकेशन सब्जेक्ट कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया. थोड़ा सा देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि एजुकेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑन विच बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फॉर्मुलेट लॉज. भाई ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, दोनों ही हैंडल कर सकते हैं, सेंटर भी और आपका स्टेट भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं लॉज. Question number 10. Which of the following statement is true regarding feminist movement? Option A. A group which favor giving more power to working women at a rural and urban level. Option number B. A movement that believes in giving exclusive rights to female in urban areas. Or option C. The radical women's movement aimed at equality in personal and family life as well. And option number D, it is the practice of placing a feminine and masculine point of view in decision making. क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से पूछते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट. जो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, कि रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट्स एम करता है इक्वालिटी उनके पर्सनल और उनके फैमिली लाइफ में एज वेल, दोनों ही. The feminist movement aims at transforming the position of women in their social, political, personal as well as economic lives. ये है feminist movement. क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. Which one among the following pairs is correctly matched? कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है? क्वेश्चन नंबर 11, हाँ. ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? एनडीए को मैच किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ. कांग्रेस पार्टी को मैच किया है लेफ्ट फ्रंट के साथ. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मैच किया है रीजनल पार्टी एंड मिजो नेशनल फ्रंट यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि भारतीय जनता पार्टी किसके साथ कनेक्टेड है? एनडीए, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है. देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन. मार्क योर आंसर एज पर द कोड प्रोवाइडेड बिलो. असर्शन में है डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट.
रीज़न दिया है, डेमोक्रेसीज हैव रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। जो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, both A and are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि बोथ करेक्ट है और उसका आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्या बोल रहा है एजर्शन में कि डेमोक्रेसिक इज एन अकाउंटेबल है, जवाबदेही है, रेस्पॉन्सिव है एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। Democracies have regular, free and fair elections and decisions making is based on norms and procedure. Yes, it is correct. उसका assertion भी correct है और उसका reason भी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following religion was protected and fostered by Sri Lankans in their constitution? ऑप्शन ए क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन बी हिंदुइज्म, ऑप्शन सी बुद्धिज्म और ऑप्शन डी इस्लाम। ऐसा कौन सा रिलीजन है जिसको प्रोटेक्ट एंड फॉस्ट्रेट किया गया था श्रीलंकन्स के द्वारा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में? तो जो सही ऑप्शन है 13 क्वेश्चन का वो हो जाएगा सी, यानी कि बुद्धिज्म। The Sri Lankan constitution gave protections to the Buddhist religion as there was the majority of the people preaching this religion in the nation. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। थोड़ा सा बस क्रिटिकल करने के लिए ट्राई किया है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट द चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैज अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री एजुकेशन। कौन सा स्टेट मैक्सिमम एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन अटेंड किया है? तो स्टेट्स गिवन, per capita income given, infant mortality rate are given, literacy rate are given, net attendance ratio per 100 persons, secondary stage age 14 and 15 years, 2017 and 18। हरियाणा इतना है, इतना इतना इतना। केरला, भाई आप देख ही सक रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो क्लियर पिक्चर है कि जो केरला है उसका जो केरला जो स्टेट है ये अटेंड कर रहा है मैक्सिमम एलिमेंट्री एजुकेशन। आप बिना ऑप्शन देखे ही आप इसको टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, केरला। क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और डेटा के अकॉर्डिंग भी जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो केरला में है। एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन द स्टेट ऑफ केरला हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Read the following data and select the appropriate options from the following categories। दे रखा है एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का डेटा है। लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन 76% मेल एंड 54% फीमेल। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स 90% और फीमेल, मेल का है 90% और फीमेल का है 82%। Percentage of rural children aged 10 to 14 attending school 82% female, male पूरा blank। How much percentage of girls are non attending school, कि भाई कितने परसेंटेज गर्ल्स हैं जो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं? जो ए में है परसेंटेज 81%, सी 69%, बी 61% एंड डी 18%। तो कितने गर्ल्स हैं, गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है यहाँ पर जो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी, द परसेंटेज ऑफ गर्ल नॉट अटेंडिंग द स्कूल इज 18%। इतने ही परसेंट स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 82 तो वो अटेंड कर ही रहे हैं, यहाँ तो साफ गिवन है। तो अगर आप 100 से 82 को माइनस करते हैं तो यू गॉट 18%। तो हियर 18% इज करेक्ट ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। टूरिस्ट, गाइड, बार्बर, टेलर एंड पॉटर। ऑप्शन बी टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर। ऑप्शन सी पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस, कांस्टेबल। ऑप्शन डी इंडियन रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो। आपको ऑड वन को आउट करना है। ऑप्शन नंबर सी जो 16 है, 16 क्वेश्चन का उसका जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑड वन आउट करना था, इंडियन रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो। हाउ कुड बी, है ना।
क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स है, सेक्टर गिवन है, क्राइटेरिया यूज्ड गिवन है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, नेचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ब्लैंक है, यहाँ पर क्या भरना है, क्वेश्चन मार्क। तो आपके जो ऑप्शंस गिवन है वो यहाँ गिवन है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़, बी नेचर ऑफ सोशल एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ऑप्शन डी नेचर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो जो ब्लैंक जगह यहाँ गिवन है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड जो है वहाँ पर क्या फिल होगा, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़, क्योंकि वही ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रोहन हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹5 lakhs। रोहन ने कितना लोन लिया है, 5 लाख, फ्रॉम द बैंक, बैंक से, टू परचेज अ हाउस, घर खरीदने के लिए। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसने लोन लिया है बैंक से। ही हैज़ टू सबमिट पेपर ऑफ अ न्यू हाउस एंड सैलरी रिकॉर्ड टू द बैंक। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल अमाउंट, कोलेट्रल और इंस्टॉलमेंट। इसको कौन से ऑप्शन में इसको क्या बोलेंगे कि उसने लोन लिया है 5 lakhs का परचेस करने के लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और अब उसको सबमिट करना पड़ रहा है वो पेपर्स कि उसने नया हाउस लिया एक्चुअल में, और उसका सैलरी रिकॉर्ड बैंक को। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 का कोलेट्रल। कोलेट्रल ही तो है, कोलेट्रल क्या है, कोलेट्रल इज द सिक्योरिटी विच द बैंक कीप्स एज अ गारंटी। वो तो गारंटी के रूप में रखेगा ना, क्योंकि उसने उसको लोन दिया ना। वेन एवर अ कस्टमर सिक्योर अ लोन फ्रॉम इट, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द बैंक्स मनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट होगा तो भाई वो इसको रिकवरी कैसे करे, तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोलेट्रल। एक बार कोलेट्रल का डेफिनेशन मैं फिर से बोल देना चाहूँगी। कोलेट्रल क्या है कि कोलेट्रल इज द सिक्योरिटी विच द बैंक कीप्स एज अ गारंटी वेन एवर अ कस्टमर सिक्योर अ लोन फ्रॉम इट, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द बैंक्स मनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज अलाउ फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। ये तो साफ है, बिना ऑप्शन देखे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भाई है एजेंसी जो अलाउ करता है फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन से है। रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन 2, फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्रीज, ऑप्शन 3 has enabled all companies to increase their investment, and option 4 has leased foreign investment and foreign trade। ऑप्शंस यहाँ गिवन है, फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट, सेकंड थर्ड इज करेक्ट और सेकंड फोर्थ इज करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट एंड फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्रीज। ये हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन का मतलब। थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन पर डिस्कस करते हैं। Globalization has led to the removal of the barriers in the international trade for the smooth transfer of goods and services, obviously। और internationally goods and service को हम लोग क्या करेंगे, internationally exchange करेंगे। Under its aegis, the foreign companies invested in several nations and established their factories and offices. Yes, it is also agree। तो globalization यही है कि removal of barriers by the governments and foreign companies are allowed to set up factories। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कुछ 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हम लोग। एग्जाम्स में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्लास 10 के बच्चों का था, सोशल साइंस से था। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।